यू। इट्स अ वेरी नाइस पैलेट जो अभी बन गया है ना इधर से, मुझे लग रहा है मैं डिफरेंट है। डिफरेंट है है या खुद ही हुआ है ये एक्चुअली। हाँ, नहीं तुम नहीं बता रहे इनको कि तुमने हम सब ने कोऑर्डिनेट किया था फोन नहीं मैं नहीं बता छुपा रहा हूँ अच्छा, मैं। नहीं कल बता- रात नहीं को बता। 12 बजे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बट कैसे आप लोग, हाउ आर यू फीलिंग? बिकॉज एक चीज़ जिसकी इतनी, एक ड्रामा या एक प्रोजेक्ट जो इतना सक्सेसफुल हो, उसका सीक्वेंस या उसका पार्ट 2 मुझे लगता है हमेशा बहुत ट्रिकी होता है और कोई गारंटी नहीं होती कि ऑडियंस उसको कैसे रिसीव करेगी। और आप लोगों के कैरेक्टर्स में मुझे लगता है इस बार चैलेंज ये है कि आपने उसकी ओरिजिनलिटी भी रखनी है, प्लस द चेंज दैट हैज़ हैपेंड बिल्कुल। बिकॉज यू गाइज वेंट थ्रू समथिंग। कुछ क्या कहना चाहेंगे आप लोग? वी स्टार्ट विद हसन। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस, तो जाहिर है हमें भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, हमने भी बड़ी मेहनत से, एंड वी वर शूटिंग द टीजर। आई थिंक जनवरी में हमने शूट किया था पहला, उसके बाद हमने अभी ओह अनाउंसमेंट वाओ, इतना एक लंबा, शूट किया है। बड़ा सब्र से काम लिया फिर तो आप लोगों ने, है ना? तो आई थिंक जैसे ही उन्होंने कॉल की कि वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद इट, तो सबने आई थिंक बोल दिया होगा हाँ हाँ श्योर चलें, बस करें, जल्दी करें। तो वो हुआ, एक्सपेक्टेशंस भी थी, बट कुछ रियलिटी चेक्स भी थे कि मैंने हमेशा नोटिस किया कि सीक्वल जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल सीक्वल। ट्रू। तो वो भी चैलेंजेस थे। फिर ये भी चैलेंज था कि चूँकि माँ बाप हैव पास्ड अवे, तो अब कहानी को आगे कैसे बढ़ाना है, तो वो भी एक चैलेंज था। बट हम सब ने वी वर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई थिंक वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड आई एग्री विद यू कि फिर आप पुराने कैरेक्टर को रखते हुए हाउ यू ट्रांजिशन इनटू द न्यू वासिफ, न्यू वलीद और न्यू नसीर was quite a challenge, लेकिन हम सब ने उस चैलेंज को लिया है, एंड we've tried to you know get above that challenge। मुझे तो अच्छा लग रहा है बिफोर आप दोनों करें, लाइक मुझे नज़र आ रहा है कि वासिफ में ना एक वो रिग्रेट सी चीज़ है कि यार मैंने किया, और एक वो है कि मेरा जो लॉस हुआ, हाउ आई ओवरकम इट, नॉट जस्ट द पेरेंट्स, जो फाइनेंशियल लॉस, यू नो, वो फ़र्क पता चल रहा है। ही लॉस्ट हिज स्पार्क समवेयर। इस तरह आपके कैरेक्टर का भी एक बिल्कुल ठहराव आ गया है। लाइक रिसेंट एक एपिसोड में वो बात कर रहा होता है वासिफ से, मैंने कहा इतने अच्छे से बात कर रहे हैं जैसे यू नो इतने अच्छे से, आई लाइक लिटरली आई थॉट दैट। मेरे लिए थोड़ा आसान था, मैं आपके लिए थोड़ा आसान जब हो जाता, जब आप बिल्कुल नेगेटिव से जब पॉजिटिव होते हैं ना, तो मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा, ना ही मैं लोगों से क्रेडिट लूँगा किसी चीज़ का, बिकॉज मेरे लिए ज़्यादा आसान इसलिए था क्योंकि मेरा सिर्फ मुझे अपने आप को पॉजिटिव करना था, तो उससे ही कैरेक्टर की एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए था बिकॉज रिमेनिंग विद इन दैट कैरेक्टर, इनका वैसे भी नेगेटिव था नहीं, उसमें क्या और ऐड करना है इन्होंने। So I अच्छा, वैसे think, अगर टेक्निकली बात करूँ तो मेरे हिसाब से इतना कोई मुश्किल नहीं था चेंज करना। उसका रीज़न ये है कि सीज़न 1 के एंड में जैसे नसीर है या वासिफ है, जमाल है, वलीद है, इन सबको एक्चुअली पता चल चुका था, इनको भी रिग्रेट था। तो जब रिग्रेट आप दिखा देते हैं, आपको पता होता है, तो एक एक्टर भी जब फील कर रहा होता है तो उसको पता है कि अगर मुझे रिग्रेट है किसी चीज़ का तो अगले स्टेप मेरा क्या होगा। ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव ही हूँगा। तो वो जो शिफ्टिंग है एक्चुअली मेरे लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि इसके बाद होना क्या है। लेकिन सीज़न 2 बना नहीं था, हम उसको दिखा नहीं सकते थे, वो एक अलग चीज़ है। तो जब सीज़न 2 बन गया उसके बाद इट वाज जस्ट फाइन एक्चुअली। ऐसे ही है कि हाँ, रिग्रेट वाला फैक्टर जो था इतना मुश्किल नहीं था इसमें, क्योंकि सीजन 1 के एंड में रिग्रेट तो हो चुका था। इसमें बस ये था कि ये शो करवाना है कि आपको ये है कि आपने बहुत ज़्यादती की थी अपने माँ बाप के साथ, रिश्तों का अब आपको अहमियत है कि अपने रिश्ते संभालने हैं, अपने भाइयों के भी, अब एक साथ दोबारा इकट्ठे हुए हैं, अपनी बीवी जो है वाइफ, उसका भी ख्याल रखना है। हाँ, लेकिन जैसे उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा जो फरत और अजरा है, क्योंकि उनकी नेचर थी ये। हम लोग तो मजबूर थे ना कि बीवी के चक्कर में आके, तो मासूम, ये वर्ड्स देखिए जरा, बीवी के चक्कर में आके। नहीं ऐसे ही था ना। देखिए अच्छा मैं बताता हूँ कुछ सही है। शादी जुनेद ये लग जाएगा, मैं बता ये रहा लगा हूँ। दे। अच्छा मैं बताता हूँ। ये देखिए भाई अच्छा क्या बता। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ठीक ड्रामे है। के अंदर, तब तक वासिफ एक ऐसा था कि माँ बाप से बहुत प्यार करता था, बहुत उनकी प्यार हर बात मानना। अपनी माँ के कहने पे शादी की उसने, लेकिन शादी के बाद जो मसले मसाइल हुए जो कि उसकी लाइफ में हुए, उसके बाद वासिफ में काफ़ी चेंज आया। ठीक है, उसने कहा कि अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया कई बार, और उसको एक टाइम पे लगा कि वो साथ नहीं रह सकते भाई। ये शादी के बाद ही हुआ ना। तो
ये तो उसका कसूरवार बीवी है। नहीं वासिफ है की खुद थॉट प्रोसेस का कोई इसमें नहीं ताल्लुक वासिफ नहीं है ना? बिल्कुल वासिफ है वासिफ की बहुत सारी गलतियां हैं वासिफ को जहाँ स्ट्राइड लेना चाहिए था वहाँ पे उसने नहीं लिया और ये चीज़ है चलो किसी ने तो पकड़ा वासिफ। सही है। मैं खुद कहता हूँ नसीर ने कहा मुझे इतनी पड़ती थी आज वासिफ को भी पड़ी। नहीं, वासिफ हीरो बन के निकल रहा था ये दिल से। वासिफ हीरो बन के बिल्कुल नहीं निकला वासिफ की बहुत सारी गलतियां थी जिसका अभी तक रिग्रेट है उसको लेकिन जो उस ड्रामे में नेगेटिव थे उनका पॉजिटिव बनना क्योंकि इंसान की फितरत या नेचर नहीं बदलती चाहे वो जितना भी आप ये कर सकते हो कि यार कि मैं पॉजिटिव बन रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अंदर जो नेचर है वो कभी ना कभी दोबारा बाहर आती है। देखिए ये बहुत स्केरी बात कह रहे हैं आप क्योंकि नसीर के कैरेक्टर के लिए आप मेरी होप फिर डाउन कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस स्टोरी बिटवीन नसीर एंड अस्मा। ये तो आप जो बोल रहे हैं ना ये असल में बेबाजी 1 के जो ड्रामे का जो ग्राफ था ना वो ये था बेसिकली डिसाइडेड नहीं था लेकिन हाउ इट वेंट वाज कि सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई आर द मोस्ट समझदार in all of the bhais in and the decision most making forgiving and also maybe most forgiving Yes. and keeping the family together और कोई मतलब अजीब सी बात नहीं करनी सारी चीजें जो बीच के दो भाई थे ना उनके मसले मसाइल अलग थे। नसीर ऑन अनदर लेवल वासिफ ऑन अनदर लेवल तो वो ग्राफ ऐसे ही बन गया ठीक है। एंड ऑब्वियसली द डायरेक्टर लाइक्ड इट एज वेल एंड ही वांटेड कि इसी तरह का ग्राफ बने और नेचुरली वो चीज़ें फ्लो करती हैं ना जब तो वो बन जाती हैं तो उस तरह से बन गया। तो अब इट्स टर्न्ड अराउंड लेकिन बात हुई है कि हम सब अपने कैरेक्टर में रहते हुए किस तरह हमने उसको प्ले किया है। जैसे वलीद अभी फजल अभी कह रहा था कि यू नो आप कैरेक्टर शिफ्ट किस तरह करते हैं कितना आसान है कितना आसान नहीं है। तो अब वो भी अभी भी फ्लो में जा रहा है एंड लेट्स सी कि फिर आप लोग यू नो नेक्स्ट ईयर आके बोलेंगे कि आप लोगों का कैरेक्टर ऐसे चला गया था ऐसे चला गया था। सो अच्छा और नए राइटर हैं इस बार बिल्कुल। दैट अ कंसर्न वाज इट स्केरी वाज इट वेरी बहुत स्केरी क्योंकि जो मंसूर अहमद खान थे उन्होंने जो ड्रामा था सीजन 1 वो अपनी फैमिली पे लिखा था वो रियल स्टोरी पे था कि उनकी घर की कहानी थी। जब सीजन 1 ख़त्म हुआ और जब उन्होंने कहा कि सीजन 2 बनाना है तो मंसूर को बिल्कुल उन्होंने अप्रोच किया कि आप सीजन 2 लिखें लेकिन वो काफ़ी परेशान थे कि यार मैंने इतना ज़बरदस्त ड्रामा एक लिख दिया है तो आगे क्या स्टोरी लिखूँ। उन्होंने बड़ी कोशिश की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं लिख सके। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख सकता क्योंकि एक चैलेंज था बहुत बड़ा। और जो अभी सीजन 2 लिख रहे हैं वो पहली बार लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम। डूइंग अ गुड जॉब ही इज डूइंग अ गुड जॉब लेकिन कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि कैरेक्टर्स बहुत चेंज हुए हैं इसके अंदर कि मैं सीजन 1 में अपने आप को देखता था कि बहुत इमोशनल सा लड़का है। इसमें मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि यार ये थोड़ा बहुत कैरेक्टर उसने इतना चेंज हो गया कि मैं कहीं पे फनी लग रहा हूँ जैसे मैं कहीं पे बहुत ज़्यादा मेरा नेचर बिल्कुल चेंज कर दिया मुझे। जैसे ये दिखाते हैं कि सीजन 1 में बहुत समझदार है मेच्योर हो गया है आखिर में सब घर वालों को संभालता है अपनी माँ को। सीजन 2 में मुझे लगा कि काफ़ी बिल्कुल इमेच्योर सा लड़का है जो बिल्कुल यंग लड़के होते हैं ना वैसा। तो कहीं कहीं मुझे था लेकिन हमने डायरेक्टर के साथ बैठे डिस्कस किया उन्होंने राइटर को समझाया भी सही तो फिर आप लोगों ने चेंजेस किए काफ़ी चेंजेस फिर Okay. बैठ के हुई लेकिन ये था कि हाँ फिर स्टोरी जो अब बनी है वो काफ़ी बेहतर है। सो इट्स अ कोलैबोरेशन। सर फजल आप कुछ कहना नहीं सर इस पे बहुत अच्छी बात की सर जुनेद। फजल आप चुप आप बोले ना आप ये अरे पता है- अच्छा नहीं सेट पे ना जब कोई सीन आता था ना जिसमें ये इसकी कोई ऐसी लाइन होगी जिसमें इसको दिखा रहे छोटा बच्चा ही है भाई मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ नहीं तो मैं वो बड़ा देखिए हो वो गया। एक्चुअली मेरा राइट था बोलना। उसका रीज़न ये है क्योंकि सीजन 1 में मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे समझदार था। दादा वो बन गए थे। हाँ कह सकते हैं। तो उस वक्त एक मेरा डायलॉग था नसीर मुझसे पूछता है कि जमाल जो है वो कहाँ है। अब मैं कहता हूँ यार मैं तो उनको स्नूकर क्लब में देख कर आ गया हूँ। तो कहते हैं वहाँ क्यों गए हो तुम। तो जब मैं उदास होता हूँ मैं तो वहीं जाता हूँ। अब जब मैंने ये लाइन पढ़ी मैंने कहा यार ये वाली एक्चुअली जो लाइन है ना ये ह्यूमर बच्चों का है कि मैं नाराज़ होता हूँ या मैं सैड होता हूँ तो मैं यहाँ चला जाता हूँ वहाँ चला जाता हूँ तो ये बंदा भी वहाँ जाएगा। ये एक छोटा बच्चा सोच सकता है लेकिन एक बंदा जिसकी शादी होने वाली है वो ये बात नहीं करेगा क्योंकि उसको भी पता है कि यार वो जाएगा ही क्यों जाएगा वो रीज़न नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमने बाद में ठीक किए तो सही है। अच्छा ये बताएं सेट पे क्या होता है आपके साथ सेट मतलब बिकॉज यू आर द यंगेस्ट एंड यू नो तो भाइयों में कैरेक्टर्स में भी तो ये सब क्या उधर भी रूप जमा रहे एक होते सेकंड हैं मैं बताता हूँ नहीं मैं बताता हूँ 1 2 3 मेरी तारीफ शुरू करें। सबकी जान जाती है फजल से क्यों ये किसी को नहीं छोड़ता किस चीज चाहे में वो साउथ भाई हो चाहे वो जवेरिया मैम हो चाहे वो कोई भी हो
इन व्हाट सेंस? मतलब कि ये होता है ना कि अभी तो बैठे हो बहुत ही खामोश, वहाँ बहुत पे होता है ना कि सीधे-साधे यहाँ बेचारे पे से बच्चों की लगे। रैगिंग होती है। अब आपको समझ ये में रैगिंग आया कर कि रहे होते ऑन हैं। स्क्रीन और ऑफ ये रैगिंग कर रहा होता है सच्ची बात। ये रैगिंग कर रहे होते हैं। ये रैगिंग कर रहा होता है। Seriously? ये जैसे ही कोई हाँ। जैसे ही सेट पे आएगा, हाँ। अब दूसरे बंदे छुप रहे होते हैं, खासतौर पे साउथ भाई।